नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। जैसे कि थंबनेल पे देख रहे होंगे कि तेल बहने के कारण साइबेरिया में लगा है आपातकाल। तो क्या है मुद्दा, तो उसको डिटेल में देखते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हुआ क्या है कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। क्यों किया है? तो ये फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र जो है भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है। एक्चुअली इस समय तो कोरोना संकट चल रहा है दुनिया में, लेकिन इसके साथ भी कई तरह की मुश्किलें सामने आई। कई बार आप देख रहे होंगे जैसे अलग अलग जगहों पर कहीं गैस लीक हो रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि डीजल बहना शुरू हो गया। ये घटना कहाँ हुई है? तो ये घटना हुई है नॉर्लिक्स शहर में। इम्पॉर्टेंट शहर है, रूस का सबसे पोल्यूटेड सिटी है। यहाँ पर अगर मैप में देखें थोड़ा सा, तो इस सिचुएशन पर बेस्ड है, तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नॉर्लिक्स शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई, जो मॉस्को से 2900 किलोमीटर दूर है। ईंधन को अंबारनाया रिवर जो है यहीं पर बहती है। इस तरह से कुल 2 रिवर्स यहाँ पर बहती हैं। तो अंबारनाया रिवर से में मिलने से रोकने हेतु अवरोधक लगाए गए हैं। नदी से एक झील निकलती है जो आगे चलकर एक नदी से मिल जाती है। यह नदी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की तरफ जाती है। तो इसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड है, ठीक है, उत्तर की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अधिकारियों को इस बहाव से होने वाली क्षति को कम से कम पैमाने पर रोकने का आदेश दिया है। ठीक, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रूस के संचालक एलेक्सी निजिनिकोव के मुताबिक मछलियों और अन्य संसाधनों को नुकसान हुआ है या होगा। इससे $13 मिलियन का कम से कम नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति ने क्या कहा कि राष्ट्रपति ने आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ईंधन तेल फैलने में लापरवाही के लिए उस कंपनी के मालिक को जिम्मेदार ठहराया है, और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस रिसाव को नदियों और सागरों में जाने से रोकने की कोशिश में जो भी खर्च होगा वो उस कंपनी से वसूला जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है, 2016 में भी सेम सिचुएशन इस क्षेत्र में आई थी। 2016 में क्या हुआ था कि यही नदी जो है अंबारना रिवर जो है वो रेड दिखने लगी थी, और सेम तरह की सिचुएशंस आई थी। तो 2016 की दुर्घटना में एक प्लांट के पास इस नदी में तेल लीक करवा दिया था, जिससे नदी का रंग लाल हो गया था। इस घटना के लिए कंपनी ने $1,000 से कम का जुर्माना लगाया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है, ठीक है। जो अंबारना रिवर है जिसमें तेल रिसाव हुआ है, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। 20,000 टन डीजल फैलने के बाद नदी की सतह गहरी लाल रंग हो गई, जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख जाएगा। नॉर्लिक्स शहर जो है ये आर्कटिक सर्किल के ऊपर स्थित है। इसके पास स्थित एक बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक के गिर जाने के कारण यह दुर्घटना हुई है। जो नॉर्लिक्स शहर है, कहते हैं कि ये बहुत ही कोल्डेस्ट सिटी है रूस का। वैसे सबसे ज़्यादा कोल्ड नहीं है, और बहुत ही पोल्यूटेड सिटी है। और यहाँ पर कई सारे पोल्यूशन का रीज़न क्या है कि एक तो यहाँ बर्फ़ काफ़ी सारे महीने में ठंडक रहती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कई सारे खनन क्षेत्र हैं, और इसके अलावा रिफाइनरीज और बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो नॉर्लिक सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह दुर्घटना आधुनिक रूसी इतिहास की दूसरी बड़ी तेल रिसाव घटना है। इससे पूर्व ऐसी घटना 1994 में हुई थी, 2016 में भी हुई, लेकिन इससे डिटेल अगर देखें तो
1994 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसमें कच्चे तेल का रिसाव कई महीनों तक चला था। क्या क्या हुआ, कारण क्या रहे? तो नॉर्लिक्स में स्थित ताप विद्युत गृह बनाया गया है। परमाफ्रॉस्ट सतह, इंपॉर्टेंट है, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार कमजोर होती जा रही है। चूंकि नॉर्लिक्स परमाफ्रॉस्ट पर बेस्ड, परमाफ्रॉस्ट पिघलने के कारण वह आधार जिस पर संयंत्र का ईंधन टैंक टिका हुआ था कमजोर हो गया तथा तेल रिसाव की दुर्घटना हो गई। ध्यान देने एक तथ्य यह है कि ईंधन टैंक 30 वर्षों से इसी परमाफ्रॉस्ट पर टिका हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ है कि परमाफ्रॉस्ट जो बेस्ड है वो उसका आधार है वो पिघल रहा है, जैसे संयंत्र का ईंधन टैंक जिस पर टिका हुआ था और वो कमजोर होने के कारण तेल रिसाव जैसी दुर्घटना वहाँ पे हो गई। जो पर्यावरण के जानकार हैं उन्होंने बताया कि नदी की सफाई करना मुश्किल है। क्या, क्यों मुश्किल है? क्योंकि नदी एकाकी निर्जन स्थान पर है, यहाँ पर इंसान एक तो बहुत ही कम है तथा नदी की गहराई भी बहुत कम है। तेल रिसाव का आयतन भी बहुत अधिक है। तो अगर बहुत गहरा होता नदी का क्षेत्र तो इससे क्या होता कि ऊपर कई सारी विधियां हैं, उसके आधार पर कुछ किया जा सकता था। लेकिन अगर नदी की गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें जो तेल का बेस होगा वो बहुत ही गहराई तक चला जाएगा। ठीक है, ये सतह के कांटेक्ट में आ जाएगा। आर्कटिक जलमार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण कम से कम $76 मिलियन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बाधित होगा। तेल रिसाव से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि तथा मृदा प्रदूषण होगा। अब देखते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। ये ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक कम तापमान होने के कारण जमा हुआ हो। मतलब जहाँ पर बर्फ़ जम जाए 2 वर्षों तक लगातार कम तापमान होने के कारण, चूँकि आर्कटिक सर्किल में है, साइबेरियन रीजन में बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर तो लगातार काफ़ी सालों से ऐसा होता आ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट पर हमेशा हिमावरण नहीं पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट में मृदा, चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी भी होती है, चट्टान भी होती है और बर्फ भी होती है। परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी मृदा जिसे सक्रिय परत, एक्टिव लेयर कहा जाता है, उसकी सक्रिय परत में हिम ग्रीष्म काल में पिघल जाती है, जबकि शीतकाल में नहीं, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, शीतकाल में पिघल जाती है नहीं। वैश्विक तापन के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे कुछ प्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में कई ग्राम परमाफ्रॉस्ट पर बसे हुए हैं, कई सारे गांव हैं। परमाफ्रॉस्ट जमीनी अवस्था में एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करता है, परंतु वैश्विक तापन से इसके पिघलने के कारण घरों, सड़कों तथा अन्य बुनियादी ढांचों के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। जब परमाफ्रॉस्ट जमीनी अवस्था में होता है तो मृदा में मौजूद जैविक कार्बन का विघटन नहीं हो पाता, परंतु जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो सूक्ष्म जीवाणु इस सामग्री को विघटित करना शुरू कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं। ठीक, क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई ताकि नदी की सफाई के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, ये की गई है। और दुर्घटना के बाद विद्युत संयंत्र के प्रमुख जो हैं उनको हिरासत में लिया गया था, तो उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामलों के तहत कार्यवाही भी शुरू कर दी। अब होगा क्या, यदि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित कर लिया जाता है तो वर्ष 2100 के अंत तक परमाफ्रॉस्ट का 1/4 भाग समाप्त होगा, अगर 2 डिग्री तक सीमित कर जाता है। जैसे समुद्र जलस्तर से लगभग 1.1 मीटर तक वृद्धि हो सकती है। अतः परमाफ्रॉस्ट के संरक्षण के लिए आर्कटिक परिषद, जो आर्कटिक काउंसिल के सदस्यों तथा अन्य देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें कि इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।